दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। जब भी दोस्तों आप 7 मार्च की यह दिनांक सुनते होंगे, अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। 7 मार्च को हिंदी का पेपर है। ओके, कम समय है हमारे पास, लेकिन हमारा हिंदी का सिलेबस हमें क्या कंप्लीट करना है। पहले बता दिए कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर टॉपिक आपको क्या है जो हमारे पास बचे हैं 2-3 दिन, उनमें मैं आपको क्या कवर करा दूं। इस वीडियो में दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए क्लास 12 हिंदी टॉपर सीरीज आपको प्लेलिस्ट बना दी है। तो आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, जितना उसमें वीडियो आएंगे, जो टॉपिक मैं बताऊं, आपको बस कुछ ज़्यादा नहीं करना। हिंदी है, हिंदी में आप जानते हैं आपको इतना ज़्यादा याद नहीं करना, केवल उस वीडियो देखते जाइएगा, टॉपिक आपके तैयार होते जाएंगे। वीडियो देखते जाइए, टॉपिक तैयार होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक को समझा दूंगा, समझ में आएगा, और हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए आपको रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस टॉपिक को समझना है। मैं हर वीडियो में आपको हर क्वेश्चन को समझाते जाऊंगा, तो सुनते जाइएगा और आपका तैयार होते जाएगा। तो आपको क्या है, टॉपर सीरीज को एकदम फॉलो करना है हिंदी की। लगातार मैं 3 साल से टॉपर सीरीज हिंदी की जो कराता हूं, पूरा 100% क्वेश्चन उसी से मिलते हैं। पूरे आपके ऑब्जेक्ट हो चाहे पूरे आपके क्वेश्चन आंसर हो। इस वर्ष भी हम क्या है, तबाही मचाने वाले हैं। ओके, कम समय है हमारे पास, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप मेरा साथ देंगे तो हम दोनों मिलकर क्या है, हिंदी के पेपर में क्या है, फुल स्कोर करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, काव्यखंड के अतिमात्र प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि आपके सीने में दोस्तों आग लगी है हिंदी में 80 में 80 स्कोर करने की, तो आपको इस आग को जलाए रखना है और 7 मार्च के पेपर में एकदम क्या है, तबाही मचा देना है। दोस्तों जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कोई भी टॉपिक हो आपका, चाहे काव्यखंड, गद्यखंड, वितानोक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कोई भी टॉपिक हो, ओके, तो उसमें मैं आपको क्या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपके कवर करते जाऊंगा, 2022 के, 23 के, 24 के और 25 के भी। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपने अलग से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व नहीं किया है तो भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके ही रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, रिपीट होते हैं हिंदी में। बाकी अलग से भी मैंने क्या 2022 का 2023 का पेपर सॉल्व कर दिया है, 2024 का करा दूंगा, तो वहां उस वीडियो देख लीजिएगा, तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं फास्ट ही। पहला क्वेश्चन है, थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है। तो थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है। पंथी दिन को तेजी से ढलता देखकर जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व भी अंधेरा ना हो जाए, अतः मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पे जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। जो थका हुआ पंथी है जल्दी जल्दी क्यों करता है, उसे लगता है कि अब क्या है, जल्द रात होने वाली है, रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। ओके, और अंधेरा होने पर क्या है, वो मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अंधेरा होने से पूर्व से क्या है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, इसलिए वो क्या है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। नेक्स्ट है, गांव ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, और लास्ट ईयर में मैंने ये क्वेश्चन तैयार कराया था और ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, तो देखिए 2025 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बता दूं 2026 में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन आपको नॉर्मल पढ़ के बस रखना है। ओके, तो और आपको हाई चांस है कि 2022 और 2000 आपके 23 और 24 में 2023 और 24 में जो क्वेश्चन हैं आपके आए हैं, वो आपके 2026 में आने के चांस हैं। 2023 और 24 के पेपर को अच्छे से आपको क्या है, सॉल्व करके रखना है। तो ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। ऊषा कविता में बताया गया है कि गांव के प्रत्येक घर में प्रातः काल में महिलाएं सर्वप्रथम चौके को लिपती हैं, तत्पश्चात सिल का प्रयोग मसाले अथवा चटनी पीसने में करती हैं। दूसरी ओर सुबह घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लेट और खड़िया चौक दे देते हैं। कवि ने उसे एक गतिशील चित्र बताया है। देखिए आप सुनते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते बच जाइएगा, तो आपके पॉइंट मन में आपके सेव हो जाएंगे। ओके, फिर आप अपने हिसाब से आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है, बादल राग कविता में कवि ने बादल को विलुप्त के बादल क्यों कहा है। तो कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक मानता है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, कवि बादल को किसका प्रतीक मानता है, क्रांति का प्रतीक मानता है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है, शोषित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। इसी कारण कवि ने कहा है, बादलों को विलुप्त के बादल कहा है। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति जैसे अब आती है तो बुराई रूपी कीचड़ समाप्त होता है। क्रांति यानी आंदोलन होते हैं, जैसे कुछ भी क्या है, सरकार द्वारा या किसी के द्वारा गलत काम किए जाते हैं, तो क्या है, लोग उसके लिए प्रति आंदोलन करते हैं। जैसे ही आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, तो क्या है, वो जो बुराई होती है वो क्या समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है कैमरा बंद अपाहिज कविता के माध्यम से। कैमरे बंद अपाहिज कविता में कवि ने सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया है। इसमें अपाहिज से जो
बेहुदे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे अपाहिज की पीड़ा को बढ़ाने वाले एवं संवेदनशील हैं। उनमें करुणा नहीं है, क्रूरता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है, यानी वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अपाहिज का दुख दर्द व्यक्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य क्या है, लोग उसके जो चैनल को ज्यादा ज्यादा देखें, इसलिए क्या है, जो संचालक होता है अपाहिज की अपंगता बेच रहा है, वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है। ओके, जबकि ये जो कार्यक्रम होना चाहिए भावनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें भावना समावेश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक अपाहिज के दुख दर्द के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो संचालक है वो उसे भावनात्मक कार्यक्रम बना के रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है, ताकि उसका कार्यक्रम जनता में क्या है, लोकप्रिय हो सके। क्योंकि लेकिन उसका मेन उद्देश्य है लोकप्रियता प्राप्त करना है, ना कि जो अपाहिज है उसके दुख दर्द व्यक्त करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटा चौकोना खेत में कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो कवि ने क्या है, जो जिसमें कागज के पन्ने को एक छोटा सा खेत का है, जो कागज का पन्ना होता है जो कवि जिसमें लिखता है, उसे कवि ने क्या कहा है, एक छोटा चौकोना खेत कहा है। तो खेत क्यों कहा है कागज को, तो कवि ने छोटे चौकोना खेत को कागज का पन्ना इसलिए कहा है क्योंकि कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताता है। तो कवि क्या कहता है, कवि अपने आप को क्या किसान मानता है, जिस प्रकार से किसान बीज बोता है, इसी प्रकार से जो कवि होता है वो क्या है, शब्द बोता है। ओके, तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जो किसान का कर्म होता है, काम होता है, वही क्या है, कभी कभी काम है। इसलिए उसने क्या है, अपने छोटे से जो अपना पेज है, कागज है, उसको क्या है, छोटा चौकोना खेत कहा है। लेकिन मैं समझाता तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल से जाऊंगा, घुमा फिरा के समझाते रहूंगा, आपको समझ में भी आ जाएंगी चीजें। लिखना किस तरीके से वो आप यहाँ देख सकते हैं, उसी तरीके से एग्जाम में लिखना, शॉर्ट में 2 लाइन में आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। तो तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए लोग मजदूरी, खेती, व्यापार, भिक्षा मांगना, भाट का कार्य, नौकरी चाकरी, चोरी, दूधगिरी, जादूगरी यानी कर्तव्य दिखाना इत्यादि कार्य करते हैं। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधर और बीज क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम अभी आपका 25 में क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने 22 का पेपर किया हुआ उनके लिए बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि रट के गए हुए क्वेश्चन 2025 में आ गया है। ओके, तो आपको करना 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं वो 26 में आने के हाई चांस है। तो मतलब पेपर आपको सॉल्व करके रखना है। तो सीधा मैं बता चुका हूँ 2022, 23, 24 का पेपर अच्छे से सॉल्व करके रखना है। छोटा मेरा जो खेत है उसमें अधड़ और बीज किसके लिए कहा गया रहा है। तो छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ का अर्थ होता है, अधड़ का अर्थ होता है यहाँ भावना का आवेग से, और बीज का अर्थ होता है विचार व व्यक्ति। तो भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है और रचना प्रकट होती है। तो समझ गए होंगे, अधड़ मतलब भावना का आवेग, और बीज का मतलब यहाँ होता है विचार और व्यक्ति। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय क्या है। तो उपयुक्त कवि पंक्ति में कवि का आशय संसारिक रिश्ते नाते से, रीति रिवाज और उनके कारण जो उनके उत्पन्न जिम्मेदारियों को निभाने से है। ना चाहते हुए भी कवि इन उत्तरदायित्वों को निभाता है, और दुनियादारी के साथ विरोधाभास होते हुए भी वह संसार के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन यापन करता है। यानी उसे दुनियादारी के साथ विरोधाभास का मतलब है कि उसे ये दुनियादारी ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी उसे क्या है, ये दुनियादारी निभानी पड़ रही है। ओके, अपने पारिवारिक संबंधों के कारण। तो वो बातें यहाँ बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है। तो भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता है ना उजाला होता है, उसका रंग नीले संख जैसा बुझा बुझा होता है। इस कारण कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से की है। सिंपल है, जो प्रातःकालीन वातावरण होता है वो कैसा होता है, ना ज्यादा गहरा होगा ना ही उसमें उजाला होता है। आप सुबह जैसे गर्मी को टाइम सुबह 4-5 बजे उठिए, ओके, और देखते हैं तो जब एकदम बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होगा ना ही बहुत ज्यादा उजियाला होगा। ओके, एकदम बीच का होगा, जैसे हल्का नीला नीला सा आपको आसमान दिखेगा। इसलिए कवि ने उस समय कह दिया है कि जो आसमान है, ये प्रातःकालीन वातावरण है, ये नीले संग जैसा दिख रहा है। जैसे कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। तो कवि तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है, क्योंकि तत्कालीन समय में दरिद्रता रूपी रावण का आतंक चारों ओर छाया था। ऐसी स्थिति में तुलसीदास श्री राम से याचना करते हैं कि आप तो पापों को नाश करने वाले हैं, अर्थात जिस प्रकार आपने रावण का वध करके संसार को कष्ट रहित किया है, उसी प्रकार से इस दरिद्रता का भी नाश कर सभी के कष्टों को दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो दिशाओं को मृदंग का मतलब होता है ढोलक। ओके, ढोलक। तो दिशाओं को ढोलक या मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य बच्चों का दौड़ दौड़ का शोर मचाने से है। जब बच्चे क्या पतंग उड़ाते हैं तो बेफिक्र होकर छतों पर भी क्या दौड़ दौड़ लगाकर शोर मचाते हैं। नेक्स्ट है,
हनुमान जी ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है? तो हनुमान जी ने भरत के बाहुबल, सुशील स्वभाव तथा प्रभु राम के चरणों में अपार भक्ति की प्रशंसा की है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? जो शायर है राखी के लच्छे को क्या कहा? बिजली की चमक कहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो रक्षाबंधन एक मीठा और पवित्र बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। वास्तव में सावन का जो संबंध घटा से है, घटा का संबंध जो बिजली से है, वही संबंध भाई का क्या? बहन से। शायर यही भाव व्यक्त करना चाहता है कि यह पवित्र और जो बंधन पवित्र और बिजली की तरह क्या चमकता रहे। दिया हुआ है। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि भैया एक ही टॉपिक है, यहाँ से एक ही 2 नंबर का क्वेश्चन आना है काव्यखंड से, इतना क्वेश्चन बताते रहे हैं, इन्हें कि 4-5 क्वेश्चन बता दें। तो मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ 80 में से शुरू करना है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और हिंदी है और कोई सब्जेक्ट होता तो मैं इतने आपको नहीं कवर कराता हूँ कि 2 ही नंबर में मैं आपको हर टॉप मतलब सभी अध्याय को कवर करा देता हूँ कि 1 ही 2 वीडियो में इसी बार से। जबकि हिंदी में है, हिंदी में केवल आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल सुनते जाइएगा। अगर आपने इतना चैप्टर तो पढ़ा होगा कि हर चैप्टर तो आपने कहानी जानते ही होंगे, बस अब आपको क्वेश्चन आंसर की बात आती है। क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ, सुनते बच जाइएगा तो माइंड में आपकी चीज़ें हो जाएंगी याद। ओके, अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे क्या है, आसानी से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, छोटे चौकोना खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? तो हम ये क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं, रिपीट हो गया है कि जो कवि होता है, कवि के अनुसार जो कवि कर्म उसने क्या खेती से में बहुत समानता बताई है, जिसमें मतलब कवि अपने आप को क्या है किसान के भांति का काम समझता है। जो किसान का काम होता है वही क्या कवि का कभी काम है, उसकी समानता बताई जा रही है। नेक्स्ट है, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? तो इसका पंक्ति के माध्यम से कवि यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ शक्तिवान होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे दुर्बल और अथवा अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। तो ये सिंपल आपका दिया हुआ है। कभी जो यहाँ मतलब जो मीडिया वाले हैं वो अपने आप को क्या शक्ति मानते हैं, सर्वशक्तिशाली मानते हैं और वो क्या दुर्लभ को लाकर उसकी करुणा को दिखाते हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है उनका पैसे कमाना, ना कि उसकी क्या है उसकी जो दुख दर्द है या भावना है लोगों को तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में कवि ने दुख की छाया ग्रीष्म ऋतु को कहा है। कवि का मानना है कि गर्मी के कारण सारी धरती झुलस जाती है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, अकाल की चिंता से किसान क्या है व्याकुल हो जाते हैं। सिंपल है। अस्थिर सुख में दुख की छाया का मतलब क्या है? दुख की छाया का मतलब है गर्मी ऋतु से। गर्मी की ऋतु से मतलब है क्योंकि गर्मी का जो समय आता है उसमें क्या होता है, जो सारी धरती होती झुलस जाती है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, अकाल की चिंता क्या किसानों को सताने लगती है। शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला, तो आ सकता है आपका तैयार करके रखना है। शीतलवाणी में आग होने से अभिप्राय है कि कवि की वाणी क्या है कोमल और मधुरता है। कवि की जो वाणी है इसमें क्या है कोमलता और मधुरता है, लेकिन हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहे संसार के प्रति असंतोष की वृद्धि की भावना है। अतः कवि अपनी शीतल वाणी से ही मन की भड़ास निकालकर लोगों में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त करना चाहता है। इस प्रकार यहाँ विरोधाभास स्पष्ट दृष्टिगोचर है। यानी इसमें शीतल में रजुरोधन में लाग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ दोस्तों आपका विरोधाभास अलंकार है और ये आपका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। आपके सिलेबस में विरोधाभास अलंकार है तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है कि जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आवास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मैं रजुरोधन में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये आपको वहाँ बताना है। इसलिए आपको जब भी इसका सॉल्यूशन लिखे तो ये पॉइंट आपको जरूर बताना है कि उपरोक्त पंक्ति में क्या है विरोधाभास अलंकार स्पष्ट दृष्टिगोचर, यानी दृष्टिगोचर मतलब हो रहा है दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है आपका विरोधाभास अलंकार है। बाकी 2-3 लाइन में आपको ये समझानी पड़ेंगी। जैसे बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड मतलब होता है घोंसला। जो चिड़िया के बच्चे हैं वो किस आशा से क्या है घोंसले से झांक रहे हैं। एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका 26 में भी आ सकता है, अच्छे से पढ़ के रखना है। बच्चे चिड़िया के आने की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे, उन्हें यह प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए दाना लेकर लौट रही होगी। नेक्स्ट है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो चिड़िया क्या उड़ती है और फूल खिलते हैं, इसी बार कविता कल्पना की उड़ान भरती है और फूल की तरह क्या खिलती है अर्थात विकसित होती है। इन दोनों में क्या गहरा संबंध होता है। यानी यहाँ कविता से हमें तुलना करनी है, तो कविता से हम तुलना करते हैं तो जो कविता की जो कल्पना की क्या है उड़ान भरती है, जो कवि में
कविता लिखता है उसमें क्या कल्पना होती है, तो ये कल्पना की उड़ान भरती है। वो खिलने से मतलब है कि फूल की तरह खिलती है, यानी विकसित होती है। कविता क्या है, विकसित होती है। और दोनों में क्या गहरा यहाँ संबंध बताया जा रहा है। नेक्स्ट है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय, यहाँ होगा अभिप्राय। तो भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय जब 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो ये भी आपका 26 में आ सकता है। तैयार करके आपको रखना है। तो भाषा को सहूलियत बरतने से आशा है भाषा को केवल अपनी संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, ये आपका संप्रेषण। अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। यानी भाषा में किस तरीके से प्रयोग करनी चाहिए कि हमारी जो बातें हैं वो दूसरे तक पहुंच जाए, ना कि हमें अपनी होशियारी के चक्कर में अपनी भाषा को क्या है मुहावरे, लोकोक्तिपूर्ण या एकदम कठिन बनाकर बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाषा का माध्यम है अपनी भावनाओं को तक पहुंचाना, ना कि वहां आपको अपना वहां वर्चस्व दिखाना, कि भाषा की आपको शक्ति दिखाना। जैसे कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। कविता की तुलना क्या है फूल से करते हुए कवि कहता है कि अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध फूल क्षणभंगुर होता है। यहाँ कवि क्या कहता है, पहले बात कवि ने यहाँ जो अपनी कविता की तुलना किससे की, फूल से की है। फिर यहाँ कवि कहता है जो फूल की सुगंध होती है वो क्षणभंगुर है, यानी कुछ समय रहती है। यानी फूल खिला तो आपको खुशबू देगा, लेकिन अगले दिन में फूल मुरझा जाएगा और उसकी खुशबू चली जाएगी। यानी जो उसकी खुशबू है वो क्या है, सुगंध है, वो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए। लेकिन दूसरी ओर कविता की बात करें तो कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार सृजित होने के बाद अनंत काल तक अपने भाव और संस्कारों की महक श्रोताओं को आनंदित करती रहती है और बिना मुरझाए महकती रहती है। तो यहाँ कवि क्या कहता है, जो फूल होता है वो क्या है, जो सुगंध देता है, लेकिन उस क्षणभंगुर है, एक ही दो दिन की उसकी सुगंध रहेगी। लेकिन जो कविता है, कविता एक ऐसा पुष्प है जब एक बार तैयार हो जाती है, तैयार एक ही बार होती है, लेकिन इसकी जो भाव और संस्कारों की महक है वो क्या है श्रोताओं तक आनंदित करती रहती है और अनंत काल तक क्या है आनंदित करती है। तो इसका मतलब हो जाता है बिना मुरझाए महकने के माने का ये अर्थ होने वाला है। नेक्स्ट है ऊषा कविता में घोर के नव की तुलना किससे की गई है और क्यों। अब यहाँ जो आपको सॉल्यूशन देखने वाले हैं ये एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन। ओके, एमपी बोर्ड ने इस बार से बताया कि इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि उसी से मैंने ये सॉल्यूशन लिया है। ओके, तो 2022 में क्वेश्चन आया, ये भी आपका रिपीट हो सकता है। तो ऊषा कविता में कवि ने भोर के नव की तुलना निम्न उपमानों से है। अब यहाँ आपको कई सारे उपमान देने पड़ेंगे। क्यों उपमान देने पड़ेंगे, क्योंकि कवि ने एक से तुलना नहीं की है, कई चीज़ों से क्या तुलना की है। बहुत नीले संख से भी कभी कहीं किसी पंक्ति में कहता है कि नीले संख जैसा दिख रहा है भोर का नाव, किसी में कहता है कि राख में लिपे हुए गीले चौके समान, किसी में केसर धूली हुई बहुत काली सिल के समान। इसलिए तो यहाँ कई उपमान का दिया हुआ है, तो ये सभी आपको क्या है उपमान पढ़ के रखना है। ओके, बाकी 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे, आपको नंबर यहाँ मिल जाएंगे। ऊषा का जादू क्या है या क्यों टूट रहा है, तो सूर्योदय से पूर्व ऊषा का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक और सुंदर दिखता है। भोर के समय सूर्य की किरणें का जादू क्या भोर के समय सूर्य की किरणें का जैसे ही भोर होता है यानी सुबह होती है, तो सूर्य की किरणें जब आने लगती हैं तो इस प्रकार जो सौंदर्य क्षण क्षण में क्या परिवर्तित होता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें आती जाती हैं, ओके, वैसे ही कैसे जो वातावरण का जो सुबह का जो ऊषा का जो जादू है वो क्या है तो सूर्योदय से पूर्व ऊषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। जबकि सूर्योदय से पहले जो ऊषा का दृश्य है, ऊषा यानी सुबह का जो दृश्य होता है वो अच्छा दिखता है। भोर के समय सूर्य का किरणें जादू के समाप्त होने लगती हैं। इस प्रकार आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में क्या परिवर्तित होता रहता है। यानी जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं, ओके, तो सूर्य का जो ऊषा का जादू वो क्या समाप्त हो जाता है। यह ऊषा का ही जादू है, जिससे क्या होता है जैसे जैसे प्रकाश आता रहता है, सूर्य का प्रकाश है, तो जो सौंदर्य का है परिवर्तन तुरंत बदलता रहता है। यही क्या है सूर्य ऊषा का जादू है। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाता है। यानी ऊषा का जादू क्यों टूट रहा है, क्योंकि क्या सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय होने पर क्या ऊषा का जादू टूट जाता है। बादलों के न बरसने के कारण किसान की स्थिति किस प्रकार हो गई है, तो बादलों के न बरसने के कारण किसान की स्थिति क्या है दयनीय हो गई है। उसका संचित धन समाप्ति की ओर है, उनका संतोष टूट चुका है और हृदय क्या है भय से काबुल लग रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कम समय रह गया है। अगर प्रॉपर आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अब आपका पूरा सिलेबस, ओके, काव्य खंड, गद्य खंड, विद्यान्योक्ति, माध्यम, पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महात्मा कवि परिचय, महात्मा लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ओके, इसके साथ ही आप पढ़े गद्यांश पद्यांश और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, मतलब कंप्लीट आप मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल की सुविधा भी रहने वाली है। तो आप आसानी से कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो अगर आप क्या कोर्स लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, और वहाँ से आपको हिंदी कोर्स लेना है। हिंदी कोर्स दोस्तों जब लीजिए
तो आपको हिंदी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी हिंदी की फीस कम है, ओके, और जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये का और डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, यानी फीस और कम हो जाएगी। तो नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, ओके। तो लेकर कोर्स जरूर रखिएगा। तो अगर आप कोर्स ले लेते हो प्रॉपर उस हिसाब से तैयारी करते हैं, 80 में 80 स्कोर आराम से आप दोस्तों कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ अगर आप 80 में 80 स्कोर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि हमने साल भर पढ़ा है तभी आप, अभी अगर आप 4-5 दिन में भी अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप आराम से स्कोर कर लेंगे। क्योंकि 80 में 80 लाने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने साल भर पढ़ा है, कि आपने 1 घंटे पढ़ा है। मैटर करता है कि आपसे जो मतलब टॉपिक है वो बनने चाहिए। वो टॉपिक अगर आपको ईजी लैंग्वेज में मिल जाए, ओके, पूरा फॉर्मेट मिल जाए तो आसानी से आप क्या है कम समय पूरा तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था। तो मनुष्य स्वयं पर आत्मविश्वास करते हुए, कष्टों को जीवन का हिस्सा मानते हुए मुस्कुराकर कष्टों का सामना कर सकता है। तो कष्टों की तीव्रता और उनका प्रभाव क्या कम हो जाएगा। ओके, तो किस प्रकार से, पहले मनुष्य को आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। इसके साथ ही कष्ट जीवन का हिस्सा है, यानी जो हमारा जीवन अगर हम जी रहे इस दुनिया में, अगर पृथ्वी में हम हैं तो कष्ट तो आते ही रहेंगे। तो कष्ट हमारा जीवन का हिस्सा है, तो हमें उनका मुस्कुरा कर क्या कष्टों का सामना करना है। ओके, कष्टों की तीव्रता और उनका क्या है, अगर मुस्कुरा कर हम क्या है कष्टों का सामना करते हैं तो कष्टों की तीव्रता और प्रभाव क्या है कम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके हैं बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो अच्छे से आपको क्या है पढ़कर रखना है। जैसे शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि, किस तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे, तो लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया था। एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुके हैं और एक लाइन के आंसर है, एक शब्द में उनके उत्तर रहने वाले हैं, तैयार करके रखिएगा, ओके, क्योंकि एक वाक्य में भी आपसे नॉर्मल पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कवर कर लिए काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आगे मैं आपको वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, फिर गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर, फिर उसके वस्तुनिष्ठ बताऊंगा। इसी बार से मैं धीरे धीरे करके आपको लगातार टॉपिक तैयारी कराते जाऊंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज की जो आपको प्लेलिस्ट है उसको आपको फॉलो करना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियोस हैं लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।